दोस्तों नमस्कार। आज मैं द्वितीय अफगान शासक यानी सूर्यवंश शेरशाह सूरी, इसके बारे में जो भी बातें हैं मैं आपके पास रखना चाहूँगा, चाहे वो एग्ज़ाम के व्यू से या फिर आप जानने की पर्पज़ से। जो भी चीज़ें हैं आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। शेरशाह सूरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो आपको, मेरा दावा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना तय है। आप पूरे वीडियो देखेंगे। देखिए, आज हम शेरशाह सूरी के बारे में, इसे क्यों कहा जाता है द्वितीय अफगान वंश, याद इस बात का रखेंगे कि पहला अफगान वंश को जिसे कहा जाता है उसे लोदी वंश है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में हराया और भारत में मुग़ल सत्ता का एंट्री होता है। उसी मुग़ल सत्ता में बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं और हुमायूं के बीच में ही रोककर ये अफगान शासक यानी शेरशाह सूरी का एंट्री होता है। तो हम लोग चलो शेरशाह सूरी के बारे में चलते हैं, देखते हैं और उसके बारे में जो भी बातें हैं हम लोग जानते हैं। इस बात को लेकर कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, एक नौकरी चाहिए, और जिसे नौकरी नहीं चाहिए उसे ज्ञान के लिए। चलिए, दोनों बातें हैं यहाँ पर। कोई ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, कोई नौकरी चाहता है। जिस व्यू से आप देखना चाहते हैं देखिए, और मुझे जहाँ तक लगता है इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जितना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, शेरशाह सूरी सूर्यवंश यानी कब से कब तक, तो याद रखेंगे सूर्यवंश 1540 से 1555। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है सूर्यवंश का, दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली में सत्ता स्थापित करने का ये इसका टाइम पीरियड है 1540 से 1555। लेकिन अगर मैं शेरशाह सूरी का बात करूं, ठीक है, शेरशाह सूरी का बात करूं, शेरशाह सूरी इनका बात करूं तो ये 1540 से 45, बस इतना दूर तक ही है। मात्र 5 साल सत्ता में रहे और इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, शेरशाह सूरी ये तो बाद का नाम है। बचपन का नाम क्या था? ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था ये आपको जानना है। तो याद रखेंगे बचपन का नाम सभी आप लोग जानते हैं, फरीद खां। ठीक है, जन्म कब हुआ था, इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। दो बातें होती है कि इनका जन्म कभी कभी आपको मिलेगा 1472 में बैजवाड़ा में, और कानूनगो के अनुसार 1486 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म, एक तो 1472 बैजवाड़ा होशियारपुर पंजाब की बात करेंगे। दूसरा एक कानूनगो नाम का लेखक हैं, इतिहासकार हैं इनके समय का, तो वो कहेंगे 1486 में। ठीक है, लेकिन जहाँ तक लगता है ये 1472 ही ठीक ठाक है, इसी को याद रखेंगे। इनके पिताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम याद रखेंगे हसन खां। ठीक है, हसन खां हुआ करता था, और ये सासाराम बिहार का एक जागीरदार थे। ठीक है, जागीरदार थे, याद रखेंगे सासाराम बिहार के जागीरदार थे। लेकिन हसन खां और फरीद के बीच में कुछ जमता नहीं था। नहीं जमने का वजह है कि हसन खां की दूसरी बीवी से फरीद खां यानी उनका बेटा से बनता नहीं था, मनमुटाव हो गया था। इसलिए फरीद खां क्या किया, ये जौनपुर चला गया। ठीक है, याद रखेंगे जौनपुर चला गया, और यहीं पर इसकी प्रारंभिक शिक्षा मिलता है। ठीक है,
प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में ही दिया जाता है। फिर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोबारा फिर से ये आते हैं बिहार, और दक्षिण बिहार का शासक जिसका नाम होता है बाहर खां लोहानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण बिहार का शासक, दक्षिण बिहार के शासक जिसका नाम होता है बाहर खां लोहानी, ध्यान रखेंगे, नाम है बाहर खां लोहानी, ठीक है, ये नाम है दक्षिण बिहार के शासक बाहर खां लोहानी। इसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया गया क्योंकि इसी ने फरीद खां ने एक शेर को मारा और उस शेर को एक ही तलवार से मार दिया गया था, ठीक है, तब फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया गया, ठीक है, यानी फरीद खां से आगे इनका नाम बन जाता है शेर खां, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण बिहार के शासक बाहर खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। इसके बाद 1529 में, ध्यान रखेंगे, 1529 में ये शेर खां बंगाल जाकर नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण करता है। याद रखेंगे 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करते हैं, ठीक है, और पराजित करने के बाद ये फरीद खां शेर खां जिसे कहा गया, ये एक उपाधि लेता है जिसे कहते हैं हजरत ए आला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एक उपाधि है शेर खां द्वारा लिया गया है, ठीक है, कब, जब बंगाल को जीतता है तब, ठीक है। इसी बीच में अब हुमायूं से इसका युद्ध होगा क्योंकि बंगाल जीता, अब हुमायूं भी चाहेंगे कि उस बंगाल पर कब्जा किया जाए, तो फिर हुमायूं बंगाल जाते हैं और बंगाल पे कब्जा करते हैं फिर से, और जब बंगाल से वापस आते हैं दिल्ली की तरफ तो चौसा में इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब है हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध होता है जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, चौसा का युद्ध बिहार में होता है, चौसा का युद्ध। ये युद्ध कब होता है, ध्यान रखेंगे, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, ध्यान रखेंगे 26 जून 1539 को। इस युद्ध में हुमायूं किसी तरह अपने आप को बचाकर भागते हैं और कहा जाता है कर्मनाशा नदी में कूदकर वो अपने जान को बचाते हैं। वहाँ पर एक भिश्ती द्वारा उसे जान बचाता है, भिश्ती को फिर लेके चल जाते हैं दिल्ली और उसे एक दिन का शासक बनाते हैं, और वो भिश्ती जिस दिन शासक बनते हैं उस दिन उसी के नाम पर एक चमड़ा का सिक्का भी चलाया जाता है। जब मैं हुमायूं पर आऊँगा तो इसका और चर्चा किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हुमायूं तो हारा नहीं, यानी कहा जाए कि भागकर बचकर वो दिल्ली चले गए। फिर दूसरा युद्ध 1540 में होगा जिसे कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध, ध्यान रखेंगे 1540 में होता है, वो इसका नाम होता है बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध, ठीक है, कन्नौज का युद्ध। ये कब की बात है, ये बात है 17 मई 1540 को। इस युद्ध में अंततः हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी का जीत होता है, यानी शेर खां की जीत होता है। इसी युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के गद्दी पर आसीन होते हैं और हुमायूं दिल्ली के गद्दी से भागकर या इसको हटाकर वो चल जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। यानी कुछ दिन तक वो निर्वासन ज़िंदगी 1540 से 1555 तक हुमायूं निर्वासन की ज़िंदगी जीते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो जहाँ पर बिलग्राम के युद्ध हुआ 17 मई 1540 को, इसके बाद शेरशाह सूरी वो दिल्ली के गद्दी पर बैठेंगे और यहीं से उनका आगे का और युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, तो जब सत्ता पे आसीन हुए 1540 में, उसके बाद आगे की युद्ध
1540 में ही, याद रखेंगे, शेरशाह सूरी 1540 में ही लाहौर पर कब्जा किया। ध्यान रखेंगे, लाहौर पर कब्जा किया यानी जीता। ठीक है। उसके बाद 1541 में रोहतासगढ़, याद रखेंगे, रोहतासगढ़ का किला बनवाया। ठीक है, किला बनवाया। इसके बाद 1542 में फिर से बंगाल अभियान किया। इसके बाद 1543 में एक बात और ध्यान रखेंगे, 1542 में ही दो जगह और, यानी मालवा, ठीक है, मालवा एवं ग्वालियर पर अभियान किया। ठीक है। इसके बाद या वहाँ के शासक को हराया। इसके बाद 1543 में रायसीन किला, ठीक है, रायसीन किला से पूरनमल, याद रखेंगे, पूरनमल को पराजित किया। ठीक है। तो इस युद्ध में एक्चुअली शेरशाह सूरी के साथ में कुछ आरोप लगता है कि रायसीन किला को जीतने के चक्कर में वहाँ पर स्त्री बच्चों को सबको मार दिया गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर से शेरशाह सूरी ने कुछ गलतियाँ किया था। खैर, युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, बड़ा अच्छा कहा जाता है। तो यही बड़ा बात है, यहाँ पर सारा जायज़ हो जाता है, जीत गए, सब ठीक है। तो रायसीन किला को जीता गया पूरनमल को पराजित करके। ठीक है। इसके बाद 1544 ईस्वी में मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ के शासक मालदेव, ठीक है, मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध शेरशाह ने आक्रमण किया। शेरशाह जो मारवाड़ के शासक के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसमें राजपूतों का जो शौर्य था, राजपूतों का जो वीरता था, वो देखकर शेरशाह ने कहा, या शेरशाह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ राजपूतों का शौर्य देखकर, उनके हिम्मत को देखकर। तब उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है। यानी जिस प्रकार मारवाड़ के राजपूतों ने शेरशाह का सामना किया और उसका शौर्य देखकर शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है। किसके बारे में, कहाँ के बारे में कहा गया था? मारवाड़ के बारे में। ध्यान रखेंगे, वहाँ का शासक है मालदेव। ठीक है। और लास्ट युद्ध याद रखेंगे इनका 1545 में वो युद्ध है, ध्यान रखेंगे। शेरशाह ने कालिंजर के किला को जीतना चाह रहा था। ठीक है। कालिंजर के किला को जीतना चाह रहा था। कालिंजर के शासक हुआ करते थे कीरत सिंह। ठीक है। कीरत सिंह पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया, लेकिन शेरशाह का ये अंतिम विजय था। कालिंजर का विजय हुआ यूं कि कालिंजर के आक्रमण के दौरान उक्का नाम का, ठीक है, याद रखेंगे क्या, उक्का नाम का एक अस्त्र चलाया जा रहा था, लेकिन वो चलते समय बारूद के ढेर में आकर गिरा और आग लगा, और उस आग लगने से शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया युद्ध ध्यान रखेंगे। पहले बात तो दो युद्ध ध्यान रखेंगे, चौसा और बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद 1540 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया, 41 में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, 1542 में बंगाल अभियान किया, फिर 1542 में ही मालवा और ग्वालियर को जीता, 43 में रायसीन के किला को जीता। वहाँ के शासक पूरनमल थे। यहाँ पर कुछ आरोप लगते हैं कि स्त्री और बच्चों को भी शेरशाह सूरी ने मार दिया। फिर 1544 में मारवाड़
के किला को जीतने की कोशिश किया, जीता भी, लेकिन वहाँ के शासक मालदेव थे, इतना अच्छा से राजपूतों ने लड़ा तो ये बात कहना पड़ा उन्हें कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान के साम्राज्य को खोज चुका था। और 1545 में अंतिम विजय कालिंजर की विजय है। कालिंजर के शासक कीरत सिंह हुआ करता था, लेकिन ये शेरशाह सूरी का अंतिम विजय है, अंतिम लड़ाई है। उक्का नाम का एक अस्त्र चलाते समय ये अस्त्र जो है वो बारूद के ढेर में जाकर गिरा और अंत में उसी से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया ये युद्ध है। इसका उत्तराधिकारी में देखा जाए तो कुछ है नहीं, याद रखेंगे। एक है इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक। ठीक है, इसे युग खलीफा भी कहा जाता है। 1553 तक इसे युग खलीफा भी कहा जाता है, युग की खलीफा। ठीक है, खलीफा भी कहा जाता है। और इसके बाद लास्ट में है जलाल खां। ठीक है, जलाल खां याद रखेंगे। यही सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि शेरशाह सूरी के मरने के बाद कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बचते हैं जो सूर्यवंश को आगे लेके चलें। याद रखेंगे, शेरशाह सूरी मरने के बाद इस्लाम शाह करके उन्हीं का बेटा पुत्र हैं जो 1545 से 1553 तक शासक बनते हैं। इसे युग की खलीफा कहा जाता है। और उसके बाद जलाल खां के बाद ये सत्ता फिर से हुमायूं के हाथ में चला आता है। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी का प्रशासन यानी शेरशाह का प्रशासन और शेरशाह की प्रशासन आप अगर इसको देखेंगे सही तरीके से तो आपको ये लगेगा कि अकबर के पूर्वगामी हैं। कहा जाता है कि शेरशाह को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासन के रूप में अकबर के पूर्वगामी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अकबर का पूर्वगामी। तो पूर्वगामी किसका? अकबर का। यानी कहने का मतलब है जो अकबर ने प्रशासन को चलाया या अकबर ने साम्राज्य के निर्माण किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वो कहीं न कहीं शेरशाह को देखकर किया गया होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि शेरशाह अकबर के पूर्वगामी। ठीक है, और इसके बाद इसकी केंद्रीय प्रशासन को देखा जाए यानी शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन को देखा जाए तो शासन की समस्त शक्ति शेरशाह के हाथ में केंद्रित था। यानी आप कह सकते हैं पूरे के पूरे सत्ता किसी एक व्यक्ति या शेरशाह के पास केंद्रित था। आप कह सकते हैं पूरी तरह केंद्रीयकृत सत्ता था। ठीक है, पूरी तरह केंद्रीकृत सत्ता था। इसमें से कुछ विभाग के बारे में बताया गया है और उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कुछ विभाग है उसमें केंद्र प्रशासन में, तो कुछ विभाग को हम लोग जानते हैं। यही सत्ता चलाने के लिए शेरशाह के पास कुछ विभाग था। तो पहला विभाग ध्यान रखेंगे, दीवाने वजारत। ठीक है, पहला विभाग है दीवाने वजारत। ये किस विभाग से रिलेटेड था इस बात को याद रखना है। तो ये थे वित्त विभाग। ध्यान रखेंगे, ये थे वित्त विभाग। यानी दीवाने वजारत वित्त विभाग से संबंध था। दीवाने आरिज दूसरा विभाग है, दीवाने आरिज। दीवाने आरिज याद रखेंगे, ये सैन्य विभाग से संबंध था। ठीक है, अगला विभाग है दीवाने रसालत, विदेश मंत्रालय। और अगला विभाग है दीवाने इंसा, चौथा है दीवाने इंसा। ये विभाग है शाही मंत्री की घोषणा। ठीक है, घोषणा पत्र आप कह सकते हैं। शाही मंत्री का घोषणा पत्र जो होता था या आज्ञा पत्र होता था, इसे इस विभाग के पास होता था। यानी कहने का मतलब है कि सरकार द्वारा कोई घोषणा पत्र निकालता था तो घोषणा पत्र निकालने विभाग आपके पास है दीवाने इंसा। इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि
शेरशाह सूरी के 4 मंत्रालय याद रखेंगे। 4 मंत्रालय आपके पास है, दीवाने वजारत, वित्त विभाग, दीवाने आरिज, सैन्य विभाग, दीवाने रसालत, विदेश विभाग सॉरी विदेश मंत्रालय और दीवाने इंसा, जो शाही पत्र की घोषणा होता था, शाही घोषणाएं होती थी, ये विभाग था। शेरशाह सूरी के काल में कहा जाता है कानूनों के अनुसार कि शेरशाह के शासनकाल में प्रांतीय में बांटकर इसने शासन नहीं किया। इनका पूरे का पूरे साम्राज्य 47 सरकार में बटा हुआ था। ठीक है, पूरे साम्राज्य 47 सरकार याद रखेंगे। प्रांतीय शासन नहीं था, लेकिन साम्राज्य पूरे साम्राज्य 47 सरकार में बटा हुआ था। ठीक है, सरकार का मतलब है जिला, जिला में बटा हुआ था। अब जिला को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए इनके पास 2 मुख्य रूप से विभाग हुआ करता था। एक विभाग को ध्यान रखेंगे, उस विभाग का नाम है सिकदार ए सिकदराना। ध्यान रखेंगे, सिकदार ए सिकदराना। ठीक है, जिसका ये विभाग था सैन्य अधिकारी विभाग, सैनिक यानी सैनिक अधिकारी विभाग था ये। दूसरा विभाग था मुंसिफ ए मुंसिफान। दूसरा विभाग था, ध्यान रखेंगे, मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफान। ठीक है, ये विभाग हुआ करता था राजस्व अधिकारी का विभाग था। ठीक है, तो पूरे सरकार में यानी कहें 47 सरकार में 2 विभाग हुआ करता था, एक सैनिक विभाग और दूसरा है राजस्व विभाग। सैनिक विभाग को सिकदार ए सिकदराना कहा जाता था और दूसरा मुंसिफ विभाग राजस्व विभाग को मुंसिफ ए मुंसिफाना कहा जाता था। ठीक है, आगे सरकार तहसील में बटा हुआ था, कहने का मतलब है परगनों में बटा हुआ था। आगे सरकार यानी कहने मतलब है जिला तहसील में बटा हुआ था। ठीक है, तहसील में बटा हुआ था या परगने में बटा हुआ था। ठीक है, अब प्रत्येक परगना 2 या 3, आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्रत्येक सरकार में 2 या 3 परगना हुआ करता था। ठीक है, आप इस परगना का जो एक कह सकते हैं अधिकारी के रूप में, 1-2 अधिकारी के रूप में हुआ करता था, जैसे कि सिकदार, एक अमीन या आमिल हुआ करता था, एक पोतदार हुआ करता था, तथा इस प्रकार करके कुछ मतलब लिपिक भी हुआ करता था। तो इस तहसील में कुछ अधिकारी थे, जैसे आप कह सकते हैं, जिसको आप सिकदार कह सकते हैं। ठीक है, सिकदार हुआ करता था। दूसरा एक अमीन या आमिल हुआ करता था। तीसरा जो है फौतदार हुआ करता था। ठीक है, फौतदार हुआ करता था। और चौथा कह सकते हैं आप कारकुन। ठीक है, कारकुन यानी कारकुन का मतलब है लिपिक हुआ करता था। तो इस प्रकार करके शेरशाह सूरी का सरकार तहसील बटा हुआ था। एक सरकार में 2 या 3 तहसील होता था। आज भी यही हालात है कि एक जिला में 2 या 3 सब डिविजनल होता है, सब डिवीजन होता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ हमारा अधिकारी होते हैं। इसके बाद जब हम तहसील से आगे बढ़ते हैं तो हम गांव की तरफ चल जाते हैं, यानी गांव का प्रशासन। ठीक है, तहसील से आगे जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो तहसील के बाद गांव का प्रशासन में हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो गांव में मुख्य रूप से चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान, जिसको मुकद्दम कहा जाता था, ये लोग होते थे। गांव में ध्यान रखेंगे जो मुख्य तौर पर चौकीदार ही था। ठीक है, चौकीदार था, इसके बाद पटवारी था और मुकद्दम था। ठीक है, मुकद्दम था हुआ करता था। तो ये लोग मिलकर पूरे प्रशासन चलता था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी का शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था था, इसके बाद सरकार व्यवस्था था, तहसील व्यवस्था था और गांव व्यवस्था था। तो शेरशाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता दी थी, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। शेरशाह ने ग्राम पंचायतों को उचित मान्यता दिया था, उचित वैधानिक मान्यता दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें
तो देखा ये जाएगा कि शेरशाह की वित्तीय व्यवस्था यानी भू राजस्व व्यवस्था कैसा था। तो एक बात ध्यान रखेंगे, उस समय कोई उद्योग लगा हुआ नहीं था, तो मुख्य तौर पर स्रोत जो भूमि कर ही था, यानी शेरशाह के पास आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मुख्य स्रोत के रूप में भूमि कर ध्यान रखेंगे, भूमि कर था। इस भूमि कर को वसूलने के लिए किसानों को पट्टा दिया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, पट्टा या कबूलियतनामा, कबूलियतनामा। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। अब पट्टा पे होता क्या था, तो कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। यानी कहने का मतलब है कि आपको पट्टा दिया गया, आप भूमि का मालिक होंगे, कितना राजस्व चुकाएंगे, इस खेत का मालिक कौन होगा, सब लिखा रहता था। उस पट्टा को कबूलियतनामा के नाम से भी जानता था या फिर कबूलियत पत्र द्वारा उस पट्टा को स्वीकार भी करता था कि चलिए हम इतना टैक्स देने को तैयार हैं, आप मुझे इस खेत का पट्टा दीजिए। तो याद रखेंगे, पट्टा कबूलियतनामा वाला जो किस्सा है वो शेरशाह सूरी से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये किसानों को दिया जाने वाला एक कृषकों को दिया जाने वाला एक पत्र है और एक अधिकार पत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है, शेरशाह सूरी का अगर हम राजस्व व्यवस्था देखा जाए तो संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, मुल्तान को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण साम्राज्य में भू राजस्व का 1/3 लिया जाता था, यानी उपज का 1/3। यानी संपूर्ण साम्राज्य में, ध्यान रखेंगे, संपूर्ण साम्राज्य में 1/3 और एकमात्र शहर मुल्तान में 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी द्वारा संपूर्ण भारत में जहाँ तक उनके साम्राज्य था वहाँ तक वो भू राजस्व 1/3 लेते थे, 1/3 भाग लेते थे और मुल्तान में 1/4 भाग। ठीक है, इसके अलावा भी 2 कर और था, उस दोनों कर को भी याद रखेंगे। एक था कर जरीबाना। ठीक है, जरीबाना, ये जरीबाना कर जो थे वो 2.5% लगता था, यानी भू राजस्व का 2.5% लगता था। क्यों लगता था कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। ठीक है, उस सर्वेक्षण के लिए जरीबाना टैक्स लगता था 2.5%। ठीक है, भू राजस्व का। और एक कर और था, याद रखेंगे, वो है महाशिलाना। महाशिलाना कर हुआ करता था 5%। ये कर इसलिए लगता था कि जो कर संग्रह करता था, ठीक है, कर संग्रह करता था तो कर संग्रह शुल्क के रूप में ये कर देना पड़ता था। यानी भू राजस्व देने के अलावा 2 टैक्स और था, जरीबाना और महाशिलाना। जरीबाना टैक्स 2.5% सर्वेक्षण के लिए, भूमि सर्वेक्षण के लिए, और महाशिलाना टैक्स जो है वो आपका कर संग्रह शुल्क के रूप में लिया जाता था। ठीक है, शेरशाह ने भूमि को नापने के लिए याद रखेंगे सिकंदरी गज। शेरशाह ने भूमि नापने के लिए, याद रखेंगे, भूमि नापने के लिए सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया करता था। ये ध्यान रखेंगे, सिकंदरी गज जो होता था वो 39 अंगुली, ठीक है, 39 अंगुली या 32 इंच, ठीक है, 32 इंच होता था। इसके अलावा एक और था, सन की रस्सी या सन की डंडी कहा जाता है। ठीक है, सन की रस्सी या सन की डंडी कहा जाता था। सन का रस्सी के रूप में भी प्रयोग किया करता था ये। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, भूमि नापने के लिए सिकंदरी गज और दूसरा है सन की रस्सी का, जरीब का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब ये भूमि का जो लगान होता था वो 3 प्रकार से लेते थे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लगान की जो लेना था वो 3 प्रकार से लेते थे। तो लगान किस किस प्रकार से लेते थे ध्यान रखेंगे। लगान जो वसूल करता था वो 3 प्रकार था। एक प्रकार था, याद रखेंगे, गल्ला बख्शी या बटाई। ठीक है, गल्ला बख्शी या बटाई, यानी कहने का मतलब है
कि आप बटाई के द्वारा आप उस लगान के वसूल करता था। दूसरा प्रकार था, याद रखेंगे, सेकंड प्रकार था नस्क, इसके बाद मुक्तई, उसी का नाम है या कनकुत। ठीक है, कनकुत, कनकुत का मतलब होता है कि एक अनुमान लगाना, ठीक है, कि कितना लगान वसूला जाए, उस प्रकार से किसान से लेता था। ठीक है, और दूसरा और तीसरा चीजें हैं नगदी। ठीक है, नगदी लेना, या फिर इसी को कहा जाता है जब्ती, या फिर इसी को कहा जाता है जमई। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, लगान व्यवस्था 3 प्रकार था, गल्ला बख्शी या बटाई, दूसरा व्यवस्था था नक्श मुक्तई या कनकुत, और तीसरा व्यवस्था था नगदी, जब्ती या जमई। ये 3 व्यवस्था हुआ करता था लगान वसूलने का। ठीक है, शेरशाह ने कुछ सिक्का भी चलाया था, जैसे कि चांदी का सिक्का था, सोने का सिक्का था और तांबे का सिक्का था। अगर हम सोने की सिक्का की बात करें तो याद रखेंगे, सोने का सिक्का को कहा जाता था अशरफी या अशरफ। ठीक है, अशरफ कहा जाता था। याद रखेंगे, सोने का सिक्का अशरफ कहा जाता था, और चांदी का सिक्का, ध्यान रखेंगे, चांदी का सिक्का को रुपया कहा जाता था, और तांबे का सिक्का को दाम कहा जाता था। ठीक है, अब सबका अपना अपना नाप है, अपना अपना एक पैमाना है। तो सोने का सिक्का जो अशरफ थे वो 167 ग्रेन का होता था। ठीक है, रुपया जो है वो 180 ग्रेन का होता था। ठीक है, और दाम जो है यानी तांबे का सिक्का जो है वो 380 ग्रेन का हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार यानी सोने का सिक्का चलाया, चांदी का भी चलाया और तांबे का भी चलाया, लेकिन सबका अलग नाम है। सोने का सिक्का का नाम है अशरफ, चांदी का सिक्का का नाम है रुपया और तांबा का सिक्का का नाम है दाम। सबका अलग अलग वजन है। सोने का सिक्का 167 ग्रेन, चांदी का सिक्का रुपया जो है 180 ग्रेन और तांबा का जो दाम है वो 380 ग्रेन का हुआ करता था। ठीक है, शेरशाह सूरी का कानून व्यवस्था के बारे में अगर कुछ देखा जाए, जाना जाए उनके बारे में, तो एक बुक है तारीख-ए-शेरशाही। लिखा किसने है? तो लिखा है अब्बास खां सरवानी ने। ठीक है, बुक का नाम ध्यान रखेंगे, बुक का नाम है तारीख-ए-शेरशाही। ठीक है, शेरशाही। लिखा किसने है? तो याद रखेंगे, लिखा है अब्बास खां सरवानी ने। ठीक है, सरवानी ने। इसके अनुसार अगर देखा जाए, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। एक उदाहरण पेश करता है कि अगर एक वृद्ध महिला सोने का मतलब टोकरी में सोना लेके जाए तो किसी का पास ये हिम्मत नहीं था कि उस महिला से सोना छीन लिया जाए। आपको पता है सोना बड़ा महंगा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि चोर उनके उस महिला के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है उस वृद्ध महिला के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस शेरशाह सूरी के समय कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ठीक ठाक था। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखेंगे कि सैन्य व्यवस्था भी इनका अच्छा था कि हुलिया नोट करने और घोड़े की दागने प्रथा फिर से शुरू किया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। कुछ दिन बंद हो गया था चीज़ें, लेकिन शेरशाह सूरी ने दोबारा इस व्यवस्था चालू किया, सेना की हुलिया लिखना और घोड़े को दागने की व्यवस्था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद डाक चौकी, गुप्तचर विभाग, ये सारे व्यवस्था इनके समय में हुआ करता था। ऐसा बात नहीं है कि किसी प्रकार कोई गलत या किसी प्रकार कोई गड़बड़ियाँ रह गई थी, किसी प्रकार कुछ गड़बड़ियाँ नहीं थी। डाक व्यवस्था भी था, पुलिस चौकियाँ भी था, सारी व्यवस्था था, गुप्तचर व्यवस्था भी था। इसके लिए शेरशाह सूरी का एक और बहुत अच्छा काम है जिसका आप अच्छा से याद रखेंगे, सड़क बनाना। ठीक है, सड़कें बनाना। तो सड़कें जो बनाया गया था, तो याद रखेंगे कि बंगाल के सोनार गांव से, ठीक है, कहाँ से? बंगाल के सोनार गांव से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, सोनार गांव से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लाहौर
और पंजाब में अटक तक, ठीक है, लाहौर पंजाब में अटक तक जो रोड बनाया गया था, इसे हम आज, कहने का मतलब है दिल्ली से बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली होते हुए लाहौर अटक तक जो रोड गई, ये रोड आज के दृश्य में देखा जाए, अभी के वर्तमान में देखा जाए तो इसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इस रोड को हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इसीलिए शेरशाह सूरी को याद रखेंगे, शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सड़क ए आजम कहा जाता है। यानी इस प्रकार आप देखेंगे जो जीटी रोड मेरा है NH1 और NH2 को मिलाकर, यानी लाहौर तो मेरे पास फिलहाल रहा नहीं अब, ठीक है, उस समय की बातें हैं। आज देखा जाए जो पंजाब से दिल्ली आती है और दिल्ली से जो बंगाल जाती है, दोनों रोड को कनेक्ट किया जाए तो वो आपका जीटी रोड होगा, NH1 NH2, ठीक है। और आज की बात ये है, अगर उस समय की बात देखा जाए तो बंगाल सोनार गांव से दिल्ली होते हुए लाहौर अटक तक जो रोड गई, उसी को आज आधुनिक रूप में जीटी रोड कहते हैं। और इसी वजह से हम शेरशाह सूरी को रोड सड़क के आजम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कुछ आप इस प्रकार जान सकते हैं कि लगभग 1700, ठीक है, 1700 सरायों का निर्माण भी किया था। सराय का मतलब ये होता है कि सड़क के किनारे किनारे यात्री शेड के रूप में, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जहाँ यात्री लोग आराम से रह सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं, थक चुके हैं तो आराम कर सकते हैं। इन सरायों का कुल संख्या 1700 था, ठीक है। तो और इतनी बड़ी काम किए थे शेरशाह सूरी द्वारा। और इसका एक लास्ट पॉइंट, एक बात और ध्यान रखेंगे, स्थापत्य कला के क्षेत्र में कहा जाता है कि सासाराम में एक मकबरा बनवाया गया था, ठीक है। सासाराम में, आपको पता है सासाराम कहाँ पर है, सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार में मकबरा बनवाया था। और कहा जाता है कि वो जीवित रहते बनाया गया था, ठीक है, जीवित रहते बनाया गया था, यानी अपना मकबरा खुद बना लिए थे सासाराम में, ठीक है। कनिंघम एक व्यक्ति है, इतिहासकार, ठीक है, कनिंघम ने सासाराम का मकबरा जो है, जो शेरशाह का मकबरा है, वो ताजमहल से सुंदर कहा है, उसकी तुलना किया गया है कि ताजमहल से भी सुंदर है शेरशाह की मकबरा जो सासाराम में है, ठीक है। इसके बाद किला कुहना मस्जिद का निर्माण किया था शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर किया था तो याद रखें 1542 में दिल्ली में पुराने किले के अंदर किया था, ठीक है। याद रखें इस बात को लेकर कि किला कुहना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला एक स्थापत्य कला में है किला कुहना, ठीक है, कुहना, जो कि ये 1542 में स्थापना किया था। ये है कहाँ तो दिल्ली में है, पुराने किला के अंदर में किला कुहना नाम का एक मस्जिद बनवाया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक मस्जिद बनवाया था। है कहाँ ये, ध्यान रखेंगे, ये दिल्ली में है और पुरानी किला जो हुआ करता है उसी के अंदर में ये किला कुहना नाम का मस्जिद है। दोस्तों, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और इससे लाभ उठाइए। और आप लोग भी कुछ कमेंट करेंगे, कुछ छूट गया हो तो, और आगे भी इसका कर सकते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दीजिए, हम उस सुझाव को ज़रूर ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।